हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो नया चैप्टर है, चैप्टर 26 सेकेंड ईयर बायोलॉजी। चैप्टर का नेम है सम मेजर इकोसिस्टम। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस जो चैप्टर 25 था जिसमें मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम की डेफिनेशंस, उसके अंदर इंट्रैक्शन, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स की मॉडिफिकेशन, डिफरेंट केमिकल्स की सिंप्लीफिकेशंस और डिफरेंट फूड चेन, फूड वेब, डिफरेंट मैकेनिज्म जो हैं ये आपस में जो हैं इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकोनेक्टेड हैं। तमाम चीज़ों के बारे में मैंने आपको इकोसिस्टम के अंदर डिटेल में बताया था। ओके, अभी आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सम मेजर इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम की जो आपने डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपके पास वो वर्ल्ड में जो मेजर इकोसिस्टम है वो कौन कौन से हैं। ओके, तो दुनिया में जो है वो हमने मेजर इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। तो चैप्टर को जो स्टार्ट करते ही मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि आपके पहली ही पॉइंट जो है वो मैंने इकोसिस्टम के बारे में बताया है कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम को आप सिंपल लिख लें, इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड abiotic फैक्टर्स। इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड abiotic फैक्टर के बायोटिक और abiotic फैक्टर का जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बाकी डिटेल आप देखने के लिए आप हमारा 25 चैप्टर जो है उसको विज़िट करें। आप उसमें जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे इकोसिस्टम चैप्टर 25 की प्लेलिस्ट में आपको तमाम लेक्चर अरेंज होंगे नंबर के साथ, वहाँ पे आप उन तमाम को स्टडी कर सकते हैं। ओके जी, तो ऐसे अभी आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके बायोस्फीयर के अंदर आपके प्लेनेट के ऊपर अर्थ में मेन 2 डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम हैं। एक वो है जिसको हम बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम और दूसरा है जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो आप एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ये लिख लें कि एक्वाटिक इकोसिस्टम वो होते हैं जो पानी वाले एरियाज होते हैं, वाटर एरियाज, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होते हैं जो लैंड मीन के ड्राई लैंड इकोसिस्टम जो हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिनकी डिटेल इसी चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट, अभी एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की डिटेल तो मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है वो है डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, वेदर जो है ये शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन है। फ्लैक्चुएशन का मतलब होता है चेंज आना किसी चीज़ के अंदर, और जो क्लाइमेट है ये लॉन्ग टर्म फ्लैक्चुएशन है। ओके, अब मैं ये बताता हूँ कि ये कैसे। स्टूडेंट, वेदर, आज का वेदर कैसा है? सुबह के वक्त बारिश हो रही है, शाम को धूप है, रात को अंधेरा है, टेम्परेचर लो है, दिन को बहुत ज़्यादा है। ये आपका वेदर में फ्लक्चुएशन हो रही है शॉर्ट टाइम। आप वेदर की फ्लक्चुएशन को बोलते हैं डे बाय डे फ्लक्चुएशन जो होती है। ओके, वेदर जो है दिन ब दिन चेंज आती है, वीक टू वीक चेंज आती है, इसको हम बोलते हैं वेदर। उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है लॉन्ग टाइम फ्लक्चुएशन, लॉन्ग टाइम, सेंचुरी टू सेंचुरी, मीन के 6 महीने गर्मी है, 6 महीने सर्दी है। तो इस तरह ये जो सेंचुरी टू सेंचुरी लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आपका क्लाइमेट। जिस तरह अगर मैं आपको बात कहूँ कि यूरोपियन यूनाइटेड नेशन जितने भी एरियाज उसके अंडर आ रहे हैं वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, वो उनकी सेंचुरी टू सेंचुरी चेंज है, मीन के सालों साल से वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। आप सहारा डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो उनका क्लाइमेट है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हमारा एक पॉइंट है
एक्वाटिक एंड हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम। मैंने जब सब मेजर इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए लेक्चर को स्टार्ट किया तो मैंने दो तरह के इकोसिस्टम के बारे में बताया था, एक्वाटिक इकोसिस्टम और उसके बाद था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लेकिन पहले हम किसको स्टार्ट कर रहे हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम को। जब ये हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट इकोसिस्टम को स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होगा, टेरेस्ट्रियल खुश्की वाला इकोसिस्टम होगा। ओके, तो हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, आपकी जो अर्थ है ना, जब आप ज़मीन को देखते हैं तो ज़मीन की सरफेस के ऊपर 71% वाटर है और 29% लैंड है। ये जो खुश्की है कितने परसेंट है, 29%। वाटर कितना है, 71%। इसका फिर एक चीज़ है, ज़्यादातर एनिमल्स, प्लांट, बायोडाइवर्सिटी किसके अंदर मौजूद है, पानी के अंदर, क्योंकि पानी एरिया ज़्यादा है, उसका एक हजम, मैस, सरफेस कवर ज़्यादा की हुई है। तो इसी तरह वहाँ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। ओके, तो इस अगर आपकी 71% अगर आपका क्या है सरफेस को कवर किए हुए है तो उसमें याद रखिएगा कि 71 में से जो फ्रेश वाटर है ना वो जस्ट 1% है। अब ये जो फ्रेश वाटर है ये कौन सा है, ये आपकी जितनी भी लेक्स हैं, लेक्स के साथ जितने भी आपके रिवर्स हैं, रिवर्स के साथ आपके पाउंड्स हैं, ये जितने भी आपके पास हैं ये सारे के सारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आते हैं। और जितना भी मैराइन, सी एंड ओशन जो है, नमकीन पानी वाले जो आपके पास सोर्स हैं, ओशन अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें, वो सारे के सारे जो हैं वो कौन से इकोसिस्टम में आते हैं, एक्वाटिक में। तो फ्रेश वाटर कितने परसेंट हो गया, 1, तो 71% जो है वो कौन सा है, आपका मेराइन वाटर। ठीक है जी। अब अगला जो पॉइंट है वो बड़ा यूनिक सा है कि जो आपकी एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसकी खसूसियात बताएं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स बताएं। देखें ना, आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे कि इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो हमारे पास जो है जब भी आप एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। उन यूनिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ मैं आपको नंबर लगा देता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास टेम्परेचर, उसके बाद है अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद है अबंडेंट वाटर विद टेम्परेचर। और ऐसे जो है ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको मैंने डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा जी, पहला पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरा ना ये जो कमरा है इसमें एयर है। अब एक साइड पे अगर चूल्हा जलाएंगे ना, बड़ी जल्दी आपका कमरा जो है वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस के मालिक्यूल बड़ी स्पीड से मूव कर रहे हैं, वो एनर्जी को लेंगे, अब्जॉर्व करेंगे और पूरी आपके जो है सिस्टम के अंदर मूव कर जाएंगे। सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे सडनली, स्पीडली। ओके, लेकिन यही काम अगर पानी में हो, अगर ये पूरा कमरा पानी का भरा हो, एक साइड से अगर आप पानी को गर्म करना स्टार्ट करें तो क्या जितनी जल्दी एयर गर्म हुई है क्या सारा पानी उतनी जल्दी हो जाएगा? नो। एक पॉइंट से या एक रीजन से दूसरे रीजन तक टेम्परेचर को मूव करने के लिए एक टाइम चाहिए। ठीक है, तो जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसकी ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि अगर मेरे पास पानी है, ऊपर से सन की लाइट फॉल करती है तो वो लाइट जो है वो पानी के नीचे तक इतनी जल्दी टेम्परेचर नहीं जाएगा या नीचे हीट नहीं जाएगी, नीचे वाले पानी को ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं करेगा। उस दौरान वहाँ की जितनी भी स्पेशीज हैं वो नीचे चली जाती हैं, क्योंकि ऊपर वाला पानी गर्म होता है, नीचे वाला क्या होता है, ठंडा। तो ऐसे स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा कि टेम्परेचर जो फ्लो करता है स्लो देन एयर, एयर की निस्बत जो है वो टेम्परेचर बहुत स्लो होता है। ओके, तो ऐसे अगला पॉइंट है अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमारे पास वो टेम्परेचर वाली बात कि जब भी सन की लाइट उसकी सरफेस के ऊपर पड़ेगी तो पड़ने के बाद एनर्जी जो है वो नीचे को अब्जॉर्व होती जाती है नीचे वाले मालिक्यूल तक। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? 600 फीट तक। उसके बाद जो लाइट पेनिट्रेशन है वो कम हो जाती है। मेरी बात सुनिएगा, आपके पास समंदर है, ऊपर से सन की लाइट फॉल कर रही है, अब सन की लाइट वाटर के अंदर पेनिट्रेट करेगी और कहाँ तक करेगी? 600 फीट तक। उसके आगे पेनिट्रेशन कम हो जाती है या पेनिट्रेट नहीं करती।
जो जो आप नीचे जाते जाते हैं तो नीचे फिर क्या होता है, डार्क रीजन, अंधेरा होता है। ये एक बहुत यूनिक कैरेक्टर्स है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम का। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या है, देखिए आपकी ये सारी सॉइल है, ज़मीन है। अगर आप एक ज़मीन के एक कॉर्नर पे आप फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, तो वो पूरी सॉइल में डिज़ोल्व नहीं होगा, वो एक जगह पे ख़ास पे तो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा, सारे रीजन को नहीं करेगा। अगली बात, इसी कमरे में अगर पानी है, अगर एक एरिया में आप फर्टिलाइज़र को पानी में डाल के डिज़ोल्व कर देते हैं, क्या वो पूरे एरिया में डिज़ोल्व नहीं हो जाएगा, वो सारे एरिया में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसलिए ये जो आपके पास न्यूट्रिएंट है ना पानी के अंदर, वो पूरे पानी में डिज़ोल्व होते हैं। और स्पेशली न्यूट्रिएंट्स की नीचे लेयर होती है, सेडिमेंट्स होती है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, एक्वाटिक इकोसिस्टम के नीचे बेस पे जो है वो न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्या था, टेम्परेचर। दूसरा क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्या है, न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद अबंडेंट वाटर विद टेम्परेचर है। ये पॉइंट भी तकरीबन टेम्परेचर की ही तरह का है। इसमें दो पॉइंट मैंने लिखे हैं, मीडियम ऑफ लाइफ। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा वाटर आर द मीडियम ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको पानी चाहिए। आप अगर अपनी बॉडी की बात करें तो आपकी बॉडी में 65 to 89% क्या होता है, वाटर। आपके ब्रेन सेल हैं, आपकी बोन सेल है, ईच एंड एवरी सेल्स हैव अ प्रॉपर amount of water, then they proliferate and divide to produce itself offspring like me and you। एंड उसके बाद है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। सिंपल वही बात कि जब किसी भी एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी एनर्जी वगैरह जो है वो बढ़ेगी। अच्छा जी स्टूडेंट, आपका जो सम मेजर इकोसिस्टम है ना, उसके पहले पेज से जो नेक्स्ट पेज है जिसमें डायग्राम है कुछ फिशेस की, अगर आप उस फिगर 26.1 को देखें, यहाँ पे बल्कि मैंने लिखा भी होगा 26.1 ओपन ओशन, तो वहाँ पे फिशेस हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए कभी आपने नेशनल जियोग्राफी पे देखा होगा, ये पानी की सरफेस है, ये पानी की सरफेस ऐसे ऐसे करती है ऊपर से, आपको पता है टाइडल्स पैदा होती हैं, लहरें बनती हैं, जिसको शायद आपने पढ़ा होगा कि मून की कोई अट्रैक्शंस होती है, कोई ज़मीन की अट्रैक्शन होती है, वो लहरें बनती हैं ऐसे पानी की। कुछ फिशेस क्या करती हैं, देखें ये जो जब लहरें बनती हैं ना ऐसे, तो फिशेस अपने मुंह से ना बिल्कुल वर्टिकल अरेंज होकर ऐसे ऐसे इसको टच करती जाती हैं, लहरों को आगे टच करती जाती हैं। इसको कहते हैं स्किम करना, किसी चीज़ का चूमना। ठीक है, वहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दी है पोर्पोइसिस। ये जो फिशेज है वो ऐसे अरेंज करके उसको पानी की लहरों के साथ टच करते अपने मुंह को आगे को मूव करेगी, इसको कहते हैं पोर्पोइसिस जो है वो स्किम कर रही है। उसके बाद अगली फिश है हमबैक। हमबैक फिशेस क्या होती है कि जब पानी की लहरें है ना तो बीच में से छलांग लगा के ऊपर से फिर नीचे आती है, जिसको कहते हैं लीप आउट करना, छलांग लगाना। तो जो फिशेस है हमबैक ये छलांग लगाती है। इसके अलावा उसमें फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन है। इसी चैप्टर के अंदर फाइटो एंड जू के बारे में काफ़ी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये है कि ये ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि मूव करते जा रहे हैं, इनमें रेजोनेंस है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। और जब आप ओशन के अंदर देखेंगे तो इनके अलावा भी आपको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो उसके साथ ही ये एक छोटा सा टॉपिक है प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये जो स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम है ये क्या है, सबसे पहली बात ये है कि मेरे पास ना एक लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल आपकी कोट करता हूँ जी, एक पाउंड की एक तालाब की, किसकी, तालाब की। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उस तालाब में प्रोडक्टिविटी क्या है। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोड्यूसर जो प्लांट की ग्रोथ है उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। वो कहाँ से लेंगे लाइट, सन की लाइट को लेके एनर्जी, मीन के एनर्जी कहाँ से लेंगे, सन से। वो सन की लाइट ऑब्जॉर्व करके जो है आगे कौन सा मैकेनिज्म करवाते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसमें प्लांट की होती है ग्रोथ। जब प्लांट ग्रो करता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, कि पानी वाले इकोसिस्टम में किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी। तो एक चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशंस लिखवाऊँ कि आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ है वाटर, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इससे बनता है H2O प्लस, माय गॉड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के आपस में मिलने से बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर
और साथ क्या, सन की लाइट। ये कौन सी इक्वेशन है, फोटेंसिस की, ठीक है, जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ा था बहुत डिटेल में, बायो एनर्जेटिक्स। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं आपको कहता हूँ ना उस पाउंड के अंदर प्रोडक्टिविटी रेट को चेक करो, आप वहाँ पे ना क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है कि फोटेंसिस में जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगी फोटेंसिस रेट उतना ही ज़्यादा होगा। या तो फिर आप एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन को चेक करेंगे कि ऑक्सीजन कितनी पैदा हो रही है, या फिर क्या करते हैं, कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा यूज़ होगी उतना ही फोटेंसिस रेट ज़्यादा होगा, जितना फोटेंसिस रेट ज़्यादा होगा उतने ही प्लांट ज़्यादा ग्रो करते हैं वहाँ पे। समझ आ रही है? तो ये जो है दो चीज़ों से आप प्रोडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा कि जब भी आप चेक करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में, उसमें लाइट और न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन वेरी करती है थोड़ी थोड़ी। मैंने आपको पहले बताया कि टॉप पे लाइट ज़्यादा है, 600 फीट के नीचे लाइट कम है, तो जिधर लाइट होगी वहाँ फोटेंसिस होगी, वहाँ पे प्लांट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। बेस में लाइट अगर कम है तो वहाँ पे फोटेंसिस भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। इसका मतलब है वाटर की डेप्थ के साथ साथ प्रोडक्टिविटी कम होती है। प्रोडक्टिविटी चेंज जोन टू जोन, मीन कि आप एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट जोन के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट है। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर में मिल के स्टार्टिंग था सम मेजर इकोसिस्टम में, जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको इसका इंट्रोडक्शन प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाए। हम अपने लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।